हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की उपशैलियों के बारे में। तो इसी कड़ी में आज हम मारवाड़ की तीसरी प्रमुख उपशैली किशनगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की। किशनगढ़ राज्य की स्थापना उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किया। देखिए, ये जो किशनगढ़ राज्य राजस्थान का एक क्षेत्र था, वहाँ पर ही किशनगढ़, उसी उतने क्षेत्र में किशनगढ़ शैली फैली थी। और इस राज्य की स्थापना, जहाँ पर किशनगढ़ शैली फैली थी, उस राज्य की स्थापना उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किया। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो शासक जिस भी क्षेत्र या राज्य या नगर की स्थापना करते हैं, उन्हीं के नाम पर उस राज्य या क्षेत्र का नाम हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, इनका नाम किशन सिंह है, तो इनके नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम किशनगढ़ हो गया है। अब आगे देखते हैं। अभी तक हम पढ़े हैं कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना के बारे में, शैली के बारे में नहीं पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं शैली कब पनपती है यहाँ पर इस राज्य में, कला की शैली। अब देखते हैं किशनगढ़ की स्थिति का मतलब वो कहाँ अवस्थित है। देखिए, किशनगढ़ बीच में है, इसके एक तरफ जयपुर है, एक तरफ अजमेर है। कल की वीडियो में हम लोग अजमेर और नागौर शैली के बारे में पढ़ेंगे। जो मारवाड़ की ही उपशैलियाँ ये दोनों भी हैं, एक अजमेर और नागौर, ये दोनों छोटी शैलियाँ, इसको दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। मारवाड़ की एक जयपुर शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली, ये दोनों बहुत बड़ी थी, डिटेल में थोड़ा थी, इसीलिए इनके ऊपर एक पार्ट में वीडियो लाया गया है। अब बचेंगी आपकी अजमेर और नागौर शैलियाँ, उसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं किशनगढ़ स्थित कहाँ है। किशनगढ़ जो है जयपुर और अजमेर के बीच में स्थित है। और यहाँ जो है एक गुडालियो नाम की एक झील है, किशनगढ़ उसी के किनारे है। ये जो देखिए झील का सिंबल मैंने बना दिया है, जिससे ये देखिए ये झील है, इसका नाम गुडालियो है, और इसी के किनारे, झील के किनारे ही किशनगढ़ स्थित है। इसी झील के कारण जो है किशनगढ़ शैली के चित्रों में नावों की प्रधानता दिखती है। यानी कि यहाँ पर झील है, तो यहाँ इस झील में नाव चलती है, इसीलिए जो भी किशनगढ़ शैली में चित्र बनाए गए हैं, अधिकतर उसमें नाव भी बनाई गई हैं चित्र के साथ साथ। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए, कारणवश इस शैली में नावों की प्रधानता दिखती है। इसलिए कारणवश का मतलब इसलिए है क्योंकि गुडालियो झील के किनारे किशनगढ़ स्थित है, एकदम पास में झील है, वहाँ पर नाव चलती है, और उसी की वजह से किशनगढ़ शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं, उसमें नावों का चित्र भी बनाया जाता है। अब देखते हैं किशनगढ़ शैली की खोज किसने की। देखिए, राज्य तो स्थापित हो गया, उस राज्य में जो कला विकसित हुई थी, जिसको किशनगढ़ शैली के नाम से जाना जा रहा है, उस शैली की खोज किसने की। तो किसने की, देखिए, एरिक डिकिंसन, एक अंग्रेज़ थे ये, एरिक डिकिंसन, और दूसरे जो थे फयाज अली। इन दोनों ने मिलकर किशनगढ़ शैली की खोज की। अब देखते हैं कला को संरक्षण किन किन शासकों ने दिया। सबसे पहले शासक हैं रूप सिंह। रूप सिंह ने रूपनगर बसाकर इस शैली की नींव रखी। इन्होंने रूपनगर नामक एक जगह को रूपनगर नाम देकर उस बसाया, और उसी जगह पे इस शैली को नींव मिली। जो किशनगढ़ शैली है, उसको रूप सिंह ने उसकी नींव रखी थी। नींव का मतलब शुरुआत हुई, इनके समय से किशनगढ़ शैली की शुरुआत होती है कला में चित्रकारी की। अब अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं, क्या इन्होंने करवाया। दूसरा कार्य, इन्होंने कल्याण राम मंदिर की स्थापना करवाई। पहला है, इन्होंने रूपनगर बसाकर इस शैली की नींव रखी। इस शैली का मतलब है किशनगढ़ शैली। और दूसरा काम इन्होंने क्या करवाया, कल्याण राम मंदिर की स्थापना करवाई। कृष्ण से संबंधित शैशवावस्था से युवावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं। रूप सिंह के समय में जब कृष्ण बच्चे थे, यानी शिशु थे, उसके बाद उस समय का चित्र लेकर कृष्ण की युवावस्था तक के चित्र इनके समय में प्राप्त होते हैं। जब कृष्ण बच्चे थे तब से लेकर कृष्ण के युवा होने तक के चित्र रूप सिंह के कार्यकाल से प्राप्त होते हैं किशनगढ़ शैली में। अब दूसरे शासक हैं जिन्होंने किशनगढ़ शैली को संरक्षण दिया, उनका नाम है मान सिंह। इनका कार्यकाल जो है मान सिंह का 1658 से 1706 ईस्वी तक था। अब देखते हैं, इनके समय का एक बहुत फेमस चित्रकार था सूर्यध्वज मूलराज नाम का।
सूर्यध्वज मूलराज नामक व्यक्ति इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दूसरा पॉइंट इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो चित्रकार था सूर्यध्वज मूलराज, ये इनका दीवान भी था। अब दीवान भी था, अब आप सोचिए इसको कितना संरक्षण मिला होगा चित्रकारी के रूप में। ये एक शासक हैं जो कि राजा हैं, इनका दीवान था और चित्रकार भी था। अब तीसरे शासक है राज सिंह। किशनगढ़ शैली के तीसरे संरक्षणकर्ता राज सिंह हैं। ये जो है स्वयं कवि, साहित्यकार एवं चित्रकार व महान कला अनुरागी शासक थे। ये स्वयं कवि थे, साहित्यकार थे, चित्रकार भी थे और महान कला अनुरागी। कला अनुरागी का मतलब आप जो है कविता अगर कोई लिख रहा है या कोई साहित्य लिख रहा है, कोई कला बना रहा है, कोई चित्रकला, कोई वास्तुकला, स्थापत्य कला, कुछ भी कर रहा है कला से संबंधित चीज़, तो उसको सभी चीज़ें कला में आएंगी। और इनका जो है कला अनुरागी का मतलब इनका जो है सभी कलाओं के प्रति अनुराग था। अनुराग का मतलब प्रेम था, लगाव था, इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि महान कला अनुरागी थे। इनका जो है साहित्य के प्रति भी अनुराग था, अनुराग का मतलब लगाव या प्रेम था, चित्रकारी के प्रति भी था और जो कविता या कवि थे उनके प्रति भी था। इन्होंने स्वयं जो है 33 साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। आपसे पूछा जा सकता है किशनगढ़ शैली का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं जो है 33 साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, तो ऐसे शासक कौन है? राज सिंह। अब इनके समय का प्रमुख चित्रकार जो था भगवान दास था। राज सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार भगवान दास था, जो सभी चित्रकारी करता था, सभी चित्रों का निर्माण करता था। आपको सभी के बारे में अच्छे से पता। और ये सभी क्या है, ऐसे ही पीजीटी के एग्ज़ाम में 2010 में शायद एक क्वेश्चन आया है कि सभी क्या है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है सभी क्या है। तो भगवान दास जो कि राज सिंह के समय के चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार थे, ये सभी चित्रकारी करते थे। अगले शासक हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह और इनके समय में जो है किशनगढ़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इनके समय में अभी तक किशनगढ़ शैली जो आ रही थी, इनके समय में उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण मिलता है और इसकी वजह से ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। यानी इस शैली में बहुत ज़्यादा चित्रों का निर्माण होने लगता है। अब देखते हैं पांचवें जो शासक हैं किशनगढ़ शैली के, जिन्होंने किशनगढ़ शैली को संरक्षित किया, वो हैं कल्याण सिंह। उनका नाम भी कल्याण है और कल्याण कर भी रहे हैं किशनगढ़ शैली को संरक्षित करके। तो कल्याण सिंह ये जो है प्रमुख चित्रकार, इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? लाडली दास और लाडली दास, जिन्होंने गीत गोविंद का चित्रण किया। लाडली दास के बारे में आपके कई मतलब टीजीटी या पीजीटी, डीएसएसबी और बाकी जितने भी आर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने देखा है कई एग्ज़ाम में पूछा गया है इनको, लाडली दास को। ये कल्याण सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे और गीत गोविंद का चित्रण इन्होंने किया इनके समय में, कल्याण सिंह के समय में। दूसरे प्रमुख शासक हैं बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? नानक राम प्रमुख चित्रकार थे बहादुर सिंह के समय में। अब लास्ट शासक हैं जो किशनगढ़ शैली को संरक्षण देते हैं, बिड़द सिंह। इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं जोशी सवाई राम। जोशी अलग है, सवाई राम अलग हैं। जोशी, सवाई राम, रामनाथ, इनके समय के ये प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखते हैं किशनगढ़ शैली का विकास में किसने किसने योगदान दिया। तो किशनगढ़ शैली के विकास में 3 प्रमुख व्यक्तियों को श्रेय जाता है। ये कौन से 3 व्यक्ति हैं? सावंत सिंह हैं, बनी ठनी हैं और निहाल चंद। अभी आप देखिए सावंत सिंह के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हैं। सावंत सिंह एक शासक थे। ये देखिए इनके समय में कहा जा रहा है किशनगढ़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है सावंत सिंह के शासनकाल को कि किशनगढ़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसके आगे जब सावंत सिंह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सावंत सिंह के समय को किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष क्यों माना जाता है। अब देखिए किशनगढ़ शैली के विकास में इन तीनों लोगों का योगदान था, सावंत सिंह, बनी ठनी, निहाल चंद। बनी ठनी का एक नाम जरीन भी था। अब देखते हैं सावंत सिंह के बारे में। सावंत सिंह का जन्म किशनगढ़ में ही हुआ था और इनकी मृत्यु जो है मथुरा में हुई थी। अब देखिए जन्म यहाँ लिए राजस्थान में, पहुँच गए यूपी में, मथुरा में इनकी मृत्यु हो रही है। इनके समय में कृष्ण एवं राधा को आधार मानकर भारी मात्रा में चित्रण हुआ। आप देखिए हम इसके पहले आपको बता चुके हैं चरमोत्कर्ष का मतलब ही यही होता है कि उस समय बहुत ज़्यादा चित्रकारी होती है। और ये जो कृष्ण और राधा को आधार मानकर चित्रकारी हो रही है, इसका आधार कौन बनता है? बनी ठनी। इनके समय में कृष्ण एवं राधा को आधार मानकर भारी मात्रा में चित्रण कार्य किए जाते हैं और इसका आधार बनी ठनी बनती हैं।
अब अगला पॉइंट देखें, बनी ठनी के सौंदर्य पर मोहित होकर इन्होंने अपना नाम नागरी दास रख लिया था। बनी ठनी, इनके बारे में एक कहानी है। इनकी पत्नी थी सावंत सिंह की, इनकी नौकरानी थी बनी ठनी। ये उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए थे जो सावंत सिंह थे, और उसी वजह से इन्होंने नागरी दास नाम खुद का रख लिया था और बनी ठनी का नाम नागरी रख लिया था। नागरी दास के रूप में खुद को इन्होंने संकेतित किया और नागरी के रूप में बनी ठनी को। नागरी जो है राधा जी को कहा जाता है, तो राधा का नाम उनको दे दिया और कृष्ण खुद बन गए सांकेतिक रूप से। और इन्हीं दोनों पर आधारित कृष्ण राधा से संबंधित चित्रकारी बहुत ज़्यादा होती है इनके समय में, क्योंकि राधा का नाम नागरी, यहाँ लिखा भी है देखिए, क्योंकि राधा का एक नाम नागरी था, इस वजह से इन्होंने अपना नाम नागरी दास रख लिया और बनी ठनी का नाम नागरी रख देते हैं। हम बनी ठनी के बारे में अगर पढ़ते हैं, देखिए बनी ठनी का मूल नाम जरीन था। इनका मूल नाम अगर पूछे बनी ठनी का, जरीन था। और ये जो है रसिक बिहारी के नाम से कविताएं लिखा करती थी। बनी ठनी गायिका भी थी, चित्रकारी भी करती थी। और ये जो सावंत सिंह शासक थे किशनगढ़ शैली के, उनकी पत्नी की परिचायिका यानी कि सेविका थी, और बहुत अच्छी चित्रकारी में सिद्धहस्त थी, गायिका थी, नृत्य भी अच्छी करती थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी की वजह से सावंत सिंह इसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, सावंत सिंह के अनुराग के चलते, सावंत सिंह के अनुराग का मतलब आपको समझ आ गया होगा, लगाव या प्रेम के चलते एवं आधुनिक वेशभूषा ग्रहण करने के चलते शीघ्र ही बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पहले तो जरीन नाम कहा जाता था इनको जरीन के नाम से जाना जाता था, जब ये सावंत सिंह की पत्नी की परिचायिका यानी कि सेविका थी। लेकिन जब ये सावंत सिंह के संपर्क में आती हैं और सावंत सिंह का इनसे लगाव हो जाता है और ये आधुनिक वेशभूषा धारण करने लगती हैं, उसकी वजह से इनको बनी ठनी कहा जाने लगता है। बहुत बन ठन के रहने लगती हैं, इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ जाता है, बनी ठनी। अब आगे देखते हैं, सावंत, यहाँ देखिए इसको बता भी चुके हैं आपको, सावंत सिंह ने इनका नाम नागरी रखा और अपना नाम नागरी दास रख लिया। अगला पॉइंट है, इस शैली की सबसे प्रसिद्ध रचना बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, और यह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इस शैली में किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रण किया गया, इस चित्र को भारत की मोनालिसा से तुलना की जाती है। भारत की मोनालिसा कहा जाता है इस चित्र को, इतना सुंदर ये चित्र बना है। और ये मोनालिसा चित्र किसने बनाया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। उस मोनालिसा नामक चित्र से बनी ठनी के चित्र की तुलना की जाती है, या ये कहिए कि बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा कह दिया जा रहा है। और इसे कहाँ रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित या संरक्षित रखा गया है। अब निहाल चंद के बारे में पढ़ लेते हैं। निहाल चंद ये जो है कायस्थ जाति के थे। इनके पिता का नाम भीमचंद नहीं भीखचंद था। इनके पिता का नाम भीखचंद था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी गया है, नागर समुच्चय का चित्रण किसने किया। इन्होंने नागर समुच्चय का चित्रण किया। नागर आपको पता ही है कि नागरी अगर राधा को कहा जा रहा है तो नागर किसको कहा जाएगा, श्री कृष्ण को कहा जाएगा। तो नागर समुच्चय का मतलब ये श्री कृष्ण से संबंधित इकट्ठे कई चित्रण किया इन्होंने, उसी को नागर समुच्चय के नाम से जाना जा रहा है। और इन्होंने भागवत पुराण का चित्रण किया, वनवास में राम और सीता का चित्रण किया, प्रेम की नौका एवं प्रेम की क्रीड़ा का चित्रण किया। प्रेम की नौका मतलब नाव होता है, और प्रेम क्रीड़ा मतलब खेल या खेलना होता है। प्रेम की नौका और प्रेम की क्रीड़ा नामक चित्र किया। ये इनके प्रमुख चित्र हैं। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नागर समुच्चय का है। अब आगे अगर देखें तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। किशनगढ़ शैली के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं अमरचंद। इनको अमरू के नाम से जाना जाता है। ये जो मुग़ल शैली में भी चित्रण करते थे, राजस्थानी शैली में तो करते ही करते थे, ये मुग़ल शैली में भी चित्रण करते थे। अमरचंद या अमरू नामक चित्रकार। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थानी शैली का ऐसा कौन सा चित्रकार था जो मुग़ल शैली में भी चित्रकारी किया करता था, तो कौन सा चित्रकार है ये, अमरचंद। इसको क्या कहा जाता था, अमरू। हो सकता है आपके ऑप्शन में सिर्फ अमरू ही दे दे, तो दोनों नाम आप याद रखिए। इसका पुत्र जो था मेघनाद, इसका पुत्र मेघनाद भी चित्रकार था। अन्य चित्रकारों में अगर देखें, दूसरे चित्रकार हैं लाडली दास, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
अगले चित्रकार हैं नानक राम। और अन्य चित्रकारों में अगर देखें, सीताराम है, बदन सिंह है, सूरजमल है, भगवान दास है, नन्हा है, धन्ना है, कान्हा है, जोशी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं चित्रकारों को। सबसे पहले हो गए अमरचंद अमरू, इन्होंने मुगल शैली में चित्रण किया। इनका पुत्र मेघनाथ भी चित्रकार था। दूसरे हैं लाडली दास, तीसरे नानक राम। और अन्य चित्रकारों में अगर देखें तो सीताराम, बदन सिंह, सूरजमल, भगवान दास, नन्हा, धन्ना, कान्हा, जोशी। अब किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र देखते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र देखें अगर तो चांदनी रात में तालाब, अगला चित्र है चांदनी रात में गोष्ठी, अगला है चांदनी रात में गवैये। अब देखिए, एक दिमाग में आप ट्रिक रख सकते हैं कि चांदनी जहाँ भी आ जाए, चांदनी रात, वहाँ पर अमरचंद या अमरू की चित्रकारी उसको समझेंगे। ये तीनों चित्रकारी जो है अमरचंद या अमरू नामक चित्रकार ने की है। चांदनी रात में तालाब, चांदनी रात में गोष्ठी, चांदनी रात में गवैये। अब देखते हैं गवैये का मतलब गाय वाले नहीं, गाना गाने वाले गवैये का मतलब होगा। कितना सुंदर चित्रण रहा होगा कि चांदनी रात है और गवैये गाना गा रहे हैं। ऐसा चित्रण किसने किया? अमरू। इनका नाम भी बहुत सुंदर है, अमरू या अमरचंद। अब देखते हैं अगला चित्र, लाल बाजरा। अगला चित्र है साझी लीला है, साझी लीला। अगला है रुक्मणी वेला। अगला चित्र है दीपावली और दीप, दीपावली के साथ ही तो दीप जलेगा। अगला है कुंड की पीठिका, कुंड की पीठिका। अब एक बार चित्रों को रिपीट कर लें अगर तो देखते हैं, चांदनी रात में तालाब हो गया, चांद की गोष्ठी हो गया, चांदनी रात में गवैये हो गए, लाल बाजरा हो गया, साझी लीला हो गया, रुक्मणी वेला हो गया, दीपावली और दीप हो गया, कुंड की पीठिका हो गया। अब देखिए, राधा कृष्ण की रासलीला से संबंधित दो चित्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ शैली का। ये है कृष्ण राधा का दुपट्टा पकड़ते हुए। दूसरा चित्र है कृष्ण गोपियों संग नृत्य करते हुए। ये कृष्ण की रासलीला से संबंधित चित्र है ये दोनों, जो कि किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है। अब आगे अगर ग्रंथ चित्रण की बात करें तो ग्रंथ चित्रण का मतलब मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। ग्रंथ चित्रण का मतलब ये होता है जो पुस्तकों पर आधारित चित्रण किए जाते हैं, यानी अगर किसी पुस्तक में कोई चित्रकारी है उसका चित्रण करने को ही ग्रंथ चित्रण कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिस पर किशनगढ़ शैली में चित्रकारी हुई है। इसके पहले हम लोग भागवत पुराण पढ़ चुके हैं। भागवत पुराण रसिक प्रिया किसी शासक के समय में हो गई उस पर चित्रकारी, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखा है। जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसी के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। देखिए, रसिक रत्नावली, मनोरस मंजरी, बिहारी चंडिका, ये 3 ग्रंथ आप लोग जरूर याद रखिए जिस पर किशनगढ़ शैली में चित्रकारी हुई है। पहला हो गया रसिक रत्नावली, मनोरस मंजरी, बिहारी चंडिका। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। अब देखिए, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं राजस्थान शैली में बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताओं से ज़रूर सवाल आता है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से ही तो राजस्थान शैली को इतने छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है, नहीं तो एक ही में हम लोग ना पढ़ लेते, राजस्थान शैली में ही। अब देखते हैं, अगर विशेषताओं में देखें, सबसे पहले विषय की बात करें अगर तो किशनगढ़ शैली के विषय क्या होते थे। जैसा कि आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि श्याम या श्यामा के रतिभाव के दिग्दर्शन एवं बनी ठनी के रूप सौंदर्य जो है किशनगढ़ शैली का विषय था चित्रकारी करने का। श्याम का मतलब कृष्ण और श्यामा का मतलब हो गया राधा। श्याम एवं श्यामा के रतिभाव का मतलब प्रेम भाव के दिग्दर्शन एवं बनी ठनी का सौंदर्य जो है किशनगढ़ शैली का चित्रकारी करने का प्रमुख विषय था। हम मानवाकृतियाँ में देखें, किशनगढ़ शैली में क्या होता है, सर्वप्रथम स्त्रियों के चेहरे पर कोमलता का भाव दिखाया जाता है। ये किशनगढ़ शैली की निजी विशेषता थी, यानी कि और किसी शैली में ऐसी विशेषता नहीं पाई गई है। किशनगढ़ शैली में सर्वप्रथम, देखिए यहाँ लिखा भी है, सर्वप्रथम स्त्रियों के चेहरे पर कोमलता का भाव दिखाया गया। अब वर्ण विधान देखिए, वर्ण विधान का मतलब रंग विधान। इसमें गुलाबी, हरे, श्वेत का मतलब सफ़ेद एवं श्याम का मतलब काला, नीले आदि रंगों, श्याम एवं नीले आदि रंगों का प्रयोग हुआ। देखिए कौन कौन से कलर यूज हुए, गुलाबी, हरे, श्वेत, श्याम, नीले आदि रंगों का प्रयोग किया गया। अब हंसिये देखिए किस रंग से बनाए जाते थे। हंसिये इसमें गुलाबी और हरे रंग से बनाए गए, गुलाबी और हरे। हंसिये जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अब रेखाएं इसमें किस प्रकार बनाई गई, इसमें रेखाएं कोमल एवं बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ।
किशनगढ़ शैली में कोमल एवं बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ। और नाव का अंकन आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन ये जो नाव अंकित की जाती थी चित्रों में, ये लाल रंग की बनाई जाती है और छोटी छोटी नाव बनाई जाती थी, ऐसे ही बनाई जाती थी, छोटी छोटी नाव बनाई जाती थी। अब देखते हैं कागज़ कैसे प्रयोग हुए। कागज़ जो है 19x15 इंच के बड़े कागज़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 19x15 का मतलब ये हो गया, लंबाई 19 रहती थी, 19 इंच, और चौड़ाई जो है 15 इंच रहती थी। ऐसे कागज़ में चित्रकारी हुई, यानी कि बड़े कागज़ का प्रयोग हुआ किशनगढ़ शैली में। पृष्ठभूमि कैसी थी? पृष्ठभूमि जैसे कि आगे चित्र बना है, जैसे आप देखते होंगे किसी किसी चित्र में पीछे सूर्य दिखाई देगा, ऐसे सूर्य दिखाई देगा, या फिर पर्वत दिखाई देगा, वो पृष्ठभूमि होता है। पीछे की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं, तो वही पृष्ठभूमि में ऊंचे क्षितिज दिखाई देते थे। क्षितिज का मतलब आकाश। पृष्ठभूमि में, किशनगढ़ शैली की पृष्ठभूमि में ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं, एक नोट आपके लिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण राजस्थानी शैली में सबसे सुंदर हाथों का रेखांकन इसी शैली में हुआ है। अगर पूरे राजस्थानी शैली की बात की जाए तो सबसे सुंदर हाथों का रेखांकन किशनगढ़ शैली में हुआ है। सुंदर हाथों का रेखांकन सिर्फ और सिर्फ किशनगढ़ शैली में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो गया किशनगढ़ शैली समाप्त। अब हम लोग का मारवाड़ शैली की 2 उप शैलियाँ और बच जाती हैं, अजमेर शैली और नागौर शैली। उसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे हड़ौती शैली पर, जो कि राजस्थान की तीसरी उप शैली है, हड़ौती शैली। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।